तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना पढ़ने का तरीका क्या है। आप लोग मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाओ। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें मेन कीवर्ड्स हैं। आप मेरे साथ में ये नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो आप जब क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक, अगर आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो भी, और अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, तो आपको ध्यान रखना ये शॉर्ट जो नोट्स हैं उस टाइम पे बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो इसलिए साथ साथ बनाते जाना है इसको, ठीक है, और सुनते भी जाना। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है यहाँ पर कि लिविंग क्या है। हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है, ठीक है। अब देखो, ऐसे बेसिस तो बहुत हो सकते हैं, पर यहाँ पर हमें कुछ बेसिस बताया हुआ है। तो यहाँ पर पहला है हमारा कि ग्रोथ। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। अब आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होगा पहले से, पर जो मेटाबॉलिज्म, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्शियसनेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रोथ, ठीक है। हमने कहा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम मानते हैं कि वो ग्रो करता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ग्रो कर सकें। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्रोथ तब मानी जाएगी जब किसी का बॉडी मास इंक्रीज होगा, दूसरा किसी का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ हो रही है इसकी। अब ध्यान रखना कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जब तक उनका जीवन है तब तक उनके अंदर ग्रोथ होती ही रहती है प्लांट्स के अंदर। पर जबकि अब हम लोग एनिमल्स की बात करें, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे जाकर आप ये भी समझोगे कि हम लोग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, और क्यों आते हैं वो भी खैर आपको बताऊंगी। तो अब ये ध्यान रखना कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। अब क्या हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी ग्रोथ कभी देख सकते हैं? तो ये भी बात सच है, देख सकते हैं। तो देखो, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी ग्रोथ दिखाता है। कैसे ग्रोथ दिखाता है? जब आप कोई भी मटेरियल का उसमें एक्युमुलेशन कर दो, तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ वो भी दिखेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसके मास को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप थोड़ा बहुत मास को बढ़ा दोगे तो ग्रोथ तो कहीं ना कहीं लगेगी। तो हम लोगों को, हमने कहा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, पर यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकता है, हम उसे करवा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि अब यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन मिल गई। जैसे एग्जांपल ले लो माउंटेन्स का। माउंटेन्स आपने देखा होगा, कभी कभी माउंटेन भी ग्रो करते हैं। कभी कोई माउंटेन आपको बहुत बड़े दिखेंगे, कभी कोई आपको बहुत छोटे दिखेंगे। तो आप ध्यान रखना कहीं ना कहीं वो भी ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ ये समझ पाए, ठीक है, ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, और जहाँ भी आपको एक्सेप्शन मिलेगी वहाँ आप ध्यान रखना वो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। अगले पे आते हैं, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। अब कुछ एग्जांपल, जैसे फंजाई वो होते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जिससे क्या है, वो प्रोड्यूस करते हैं मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स को, ठीक है। ये इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हाइड्रा और ईस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बाय बडिंग, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान समझना। इनमें क्या होता है ना कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कहीं ना कहीं सेम माना जाता है, सेम सा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है। तो रिप्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं ये होता है, आपको पता ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इनके नंबर ऑफ सेल में ही तो इंक्रीज होता है। और रिप्रोडक्शन की ये चीज़ भी यही है, और ग्रोथ के लिए भी हमने बोला था कि इंक्रीज इन नंबर तो होना ही चाहिए। तो ध्यान रखना, इन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कहीं ना कहीं सेम सी चीज़ लगती है। अब क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स होते हैं, वर्कर बी होती है। अब आप ध्यान रखना कि जो एक क्वीन बी होती है, तो क्वीन बी जो होती है वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो वर्कर बीज होती हैं स्टेराइल होती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लिविंग नहीं है, ठीक है।
इसीलिए मतलब आप इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ ठीक है, एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पर डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिली है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि बहुत आपको पता है वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहते हैं। अब ये बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं, या तो किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। इसमें क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन भी होती है, और कोई मान लो कोई ऐसी चीज़ भी है जो इंटर कन्वर्जन भी हो रहा है, उसका कोई एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट भी हो रही है। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मेशन भी हो रहा है और इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल्स भी हो रहा है, ठीक है। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर देखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या क्या कोई नॉन लिविंग चीज़ भी मेटाबॉलिज्म दिखा सकती है? नहीं बेटा, नहीं दिखा सकती, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर सकती। यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हमें मिल गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है, आपने पढ़ा है, वो बहुत सारे परफॉर्म करती है फंक्शंस हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, क्या उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई नॉन लिविंग कैसे कैसे उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? तो यहाँ पर भी हमें एक्सेप्शन नहीं मिल रही, है ना। एक्सेप्शन नहीं मिल रही, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, ठीक है। दो तो हम लोगों को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई, दो हमने कहा नहीं है, पर दो मिल गई हम लोगों को। अगली है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, इसको कहते हैं अवेयरनेस, ठीक है। किस चीज़ की अवेयरनेस? अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, अपने एक्शन की, या फिर अपनी इंटेंशंस की। ध्यान रखना, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट की भी अवेयरनेस, एक्शंस की भी अवेयरनेस, और इंटेंशन की भी अवेयरनेस, इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेते हैं। अब देखो किसके थ्रू करते हैं, ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ध्यान रखना, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब वो रिस्पॉन्ड किस पे करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर और वाटर, ठीक है। क्या कॉन्शियसनेस को एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिखा सकता है? नहीं। कॉन्शियसनेस कहाँ से दिखा सकता है? यानी कि ये भी ऐसा एक हमें ये भी एक ऐसा मिल गया कि इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केस नहीं है। एक्सेप्शन केस नहीं है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग हम किसी चीज़ को कब कह सकते हैं, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब देखो, अब हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड में, कितनी डाइवर्सिटी है। वैसे तो आप लोग समझदार हो, आपको पता होगा कि मिलियंस मिलियंस ऑफ वैरायटी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है हमारे आसपास, तो मिलियंस ऑफ वैरायटीज, ठीक है। मिलियंस ऑफ वैरायटीज हैं, किसकी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे आसपास, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, आपको पता है, पर वो भी ऑर्गेनिज्म तो है ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना, और ये सब वेरियस हैबिटाट्स में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहने की जगह है सबकी, ठीक है, वेरियस हैबिटाट्स में रहते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। हैबिटाट्स मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, तो वेरियस हैबिटाट्स हैं। जैसे कि कौन कौन से हैबिटाट्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ माउंटेन्स में रहते होंगे, ठीक है, कुछ माउंटेन्स में रहते होंगे, कुछ ओशंस में रहते होंगे, कुछ फॉरेस्ट में रहते होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हैबिटाट्स भी हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और बिल्कुल अच्छे से करना है इसको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको मैं यहाँ लिख रही हूँ, बस इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट में, ठीक है। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ स्पीशीज़
नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड। कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हुई है और पढ़ी हुई है, इसका आंसर आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगा। आप लोग ढूंढना और मुझे एक बार कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख के देना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। एक क्या होती है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है। देखो हम अरेंजमेंट भी लिख सकते थे, पर आप ध्यान रखना यहाँ हमने लिखा है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। बहुत सोच समझ के लिखा है, बिल्कुल एकदम सिस्टम में चीज़ चलेगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ठीक है। ठीक है, किसकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसकी कर रहे हो आप? ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आएगा, दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर हमारा आएगा कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। दैट इंक्लूड्स, अब आप ध्यान से समझना, इसके अंदर आएगा पहले पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन, पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन, फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, ठीक है, देखो पहले आया कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइज करा आपने, फिर आपने आइडेंटिफाई करा। बेटा आइडेंटिफाई करने के बाद नाम भी तो दोगे, तो इसके बाद आएगा नॉमनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद आएगा नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर के बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। देखो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है, किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म की होती है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर आता है कैरेक्टराइजेशन, आपने कैरेक्टराइज करा। इसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद आएगा आपका नॉमनक्लेचर, ठीक है। नॉमनक्लेचर के बाद आएगा क्लासिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना। इस सबको, ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें करते हो, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी, ठीक है। अब ये जो टर्म है टेक्सोनोमी वाली, अब ये जो टर्म थी टेक्सोनोमी, ठीक है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस करी थी A.P. डे कैंडोल,